करंट अफेयर्स मतलब एमजेटी एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, मंथली करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे हम लोग नवंबर 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज्यादा आपकी पसंदीदा ये प्लेलिस्ट है और इस प्लेलिस्ट में हर एक महीने में मैं आपको ये वीडियोस दिया करता हूँ, 2 वीडियोस पर मंथ। तो एक में पार्ट 1 में 1 से 15 तक होता है और अगले पार्ट में 16 तारीख से 30 या 31 तारीख तक का करंट अफेयर होता है। इसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, मंथली करंट अफेयर 2024 नाम से प्लेलिस्ट है। लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और प्लेलिस्ट में भी आप जाकर के चेक कर सकते हो। मैं पिन भी कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, जिससे आप आसानी से बाकी सभी महीनों के करंट अफेयर देख सकते हो। देखो, इधर उधर बहुत ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। सीधा कंटेंट पकड़ो, साफ कंटेंट पकड़ो और डिटेल एक्सप्लेनेशन के पास पकड़ो। बहुत ज्यादा चटक पटक के चक्कर में इधर उधर अगर रहोगे तो भटकते रह जाओगे, कुछ सही कंटेंट नहीं मिल पाएगा। एक जगह पकड़ो, कहीं से भी पकड़ो, एक जगह पकड़ो जहां पर सारा कुछ दिया हो, जनवरी से लेकर अब तक का, जहां पर सारा चीज मिल जाए, जो कि यहाँ पर मिलेगा हर प्रकार से, वहां पर जुड़ जाओ। ठीक है ना? मैं ये नहीं कह रहा हूँ केवल मेरे पास ही जुड़ो। जहां भी आपको जिसकी भी वाइब समझ में आती है, जिसकी भी आवाज समझ में आती है, जिसका भी पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आ जाता है, क्लिक कर जाता है दिमाग में, वहीं पर पकड़ो। लेकिन कोशिश ये करो कि पूरा का पूरा साल भर का एक साथ कंटेंट तैयार कर लो एक ही जगह से। ठीक है? तब तो करंट अफेयर में कुछ कर पाओगे। नहीं सोचोगे कि नवंबर यहाँ से तैयार कर लिए, फरवरी वहां से तैयार कर लिए, मार्च वहां से तैयार कर लिए, अक्टूबर वहां से तैयार कर लिए, तब दिक्कत हो जाएगी। फिलहाल ज्यादा टाइम नहीं गवाएंगे आपका, टू द पॉइंट पर आते हैं, जिसके लिए ये चैनल जाना जाता है। पहला क्वेश्चन आपके लिए, 1 नवंबर को प्रत्येक वर्ष किसके कितने राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया? 1 नवंबर को आप जानते हो कि कितने राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है? 7 राज्यों का और 2 केंद्र शासित प्रदेश का। 7 राज्यों का और 2 केंद्र शासित प्रदेशों का ये स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना? तो आप इसमें चाहे 7 लगा दो, चाहे 9 लगा दो। अगर राज्यों का पूछा गया है तो आप 7 लगाइए, वो ज्यादा बेटर होगा। अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों पूछा जाता तो 9 लगाते, तो वो ज्यादा बेटर होता। लेकिन जब मैंने इसको क्वेश्चन दिया था डेली करंट अफेयर में, तो कुछ लोग क्विज को लेकर के परेशान थे कि सर क्विज में 9 दिया है, यहाँ पर 7 दिया है, वगैरह वगैरह। बात एक ही है, भावनाओं को समझो। ये देखिए कौन कौन से राज्य हैं जिनका स्थापना दिवस ये पड़ता है। आइए रिवाइजन करते हैं। आंध्र प्रदेश का, कर्नाटका का, हरियाणा का, केरला का और पुडुचेरी का, पंजाब का, छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश का और लक्षद्वीप का। इसमें आपको 7 राज्य दिख रहे हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश दिख रहे हैं। कौन कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? एक है पुडुचेरी और एक है आपका लक्षद्वीप। बाकी 7 राज्य हैं। तो इन सब का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। कब कब स्थापित हुए थे राज्य? लिस्ट ये रही। 1956 में दोस्तों, आप जानते हो भाषाई आधार पर अलग किए गए थे राज्य पहली बार। तो पहला राज्य भाषाई आधार पर अलग होने वाला कौन सा था? आंध्र प्रदेश बना था। तो 1956 में कई राज्य 1 नवंबर को ही स्थापित कर दिए गए थे। अब इसमें लक्षद्वीप भी पड़ता है। उसके बाद फिर पंजाब और हरियाणा, ये दोनों अलग हुए 1 नवंबर 1966 को। ठीक है? पहले तो 14 राज्य थे। 14 राज्य के बाद फिर पंजाब हरियाणा, सॉरी, महाराष्ट्र गुजरात आए। ठीक है? उसके बाद महाराष्ट्र गुजरात के बाद पंजाब हरियाणा आया। पंजाब हरियाणा के बाद फिर जब ये 17वां 18वां बन गया, पूरा बता दूं क्या? चलो देखो, 1 मई 1960 को गुजरात और महाराष्ट्र अलग हुए। पहले 14 राज्य थे सब, बॉम्बे प्रेसिडेंसी था, तो उसमें से 2 राज्य अलग होकर के निकले। तो ये बना कौन सा? 15वां और 16वां, है ना? 15वां और 16वां बन गया। अब 17वां और 18वां जो है ये बना महाराष्ट्र, हरियाणा और पंजाब। फिर 19वां 20वां 21वां ये मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा पड़ा। 3 राज्यों का पुनर्गठन किया 1972 में, है ना? तो ये मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा हुआ, सॉरी, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा हुआ। उसके बाद मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ये 23वां और 24वां राज्य बनता है। फिर 25वां राज्य गोवा बनता है। 22वां छूट रहा है, 22वां सिक्किम बना था 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत। फिर 23वां और 24वां बना था मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। और उसके बाद फिर 25वां बनता है गोवा 31 मई को, और 87 को 1900। इसके बाद फिर 26वां राज्य छत्तीसगढ़ बनता है आपका 1 नवंबर 1900। 1 नवंबर, देखो छत्तीसगढ़ भी आपको यहाँ दिखेगा, ये रहा 1 नवंबर सन 2000 को। फिर 9 दिन बाद उत्तराखंड अलग होता है 27वें राज्य के रूप में, 9 नवंबर को, मतलब 8 दिन 9 दिन बाद। तो 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड 13 जिला लेकर के अलग होता है। फिर उसके 6 दिन बाद आपका झारखंड जो है 15 नवंबर सन 2000 को अलग होता है।
तो ये 28वां राज्य बनता है। फिर 29वां राज्य तेलंगाना बनता है 2 जून 2014 को, ये आंध्र प्रदेश से अलग होता है। फिर उसके बाद 6 अगस्त 2019 आता है, जब जम्मू कश्मीर को तोड़ करके लद्दाख और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है। ये चीज़ें चलती हैं। 26 जनवरी को आकर के दमन दीव और दादरा नगर हवेली को मर्ज किया जाता है। तो ये सब आपको सिलसिलेवार तरीके से तभी याद रहेंगे जब पूरा कहानी पता रहेगा, इतिहास पता रहेगा, ठीक है ना। सब कुछ आप सिलसिलेवार तरीके से ध्यान में रख पाओगे, रटना नहीं है भाई। करंट अफेयर में रटोगे तो फिर कुछ नहीं होगा। करंट अफेयर रटने वाली चीज नहीं है। जापान पैरा बैडमिंटन नेशनल इंटरनेशनल 2024 में भारत के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल हुआ, इसमें भारतीयों ने टोटल 24 मेडल जीते हैं। अब इन 24 मेडल में 6 तो आए गोल्ड मेडल, 9 सिल्वर मेडल और 9 ब्रॉन्ज मेडल आए भारतीयों का, ठीक है। 27 अक्टूबर को जापान में आयोजन किया गया था। शिवराज सोला ई इमलाई एकल और युगल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीते। मोटा मोटा आपको केवल यही एक लाइन याद रखनी है, और बहुत ज्यादा करके गोल्ड पूछ लिया जाएगा तो ये याद रखना है बस। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा देश भारतीय सैन्य निर्यात का शीर्ष गंतव्य बना? तो भारतीय सैन्य निर्यात का शीर्ष गंतव्य कौन बन गया है, यानी कि भारत जो है ये सेनाओं से संबंधित चीजें कहाँ एक्सपोर्ट करता है ज्यादा? तो आपको जानकर हैरानी होगी, भारत अमेरिका को अपने डिफेंस इक्विपमेंट ज्यादा बेचता है ना, मिलिट्री इक्विपमेंट। कैसे? क्या हम लोग कोई फाइटर प्लेन भेजते हैं? क्या हम लोग कोई हेलीकॉप्टर भेजते हैं? कोई मिसाइल भेजते हैं? नहीं। हम लोग बाकी की जो चीजें हैं ना वो भेजते हैं। देखिए यूएस, फ्रांस, आर्मेनिया, ये सब जो है इंडिया के टॉप डिफेंस एक्सपोर्ट कस्टमर हैं। हमारे ये कस्टमर हैं, है ना, ग्राहक हैं। अमेरिका वगैरह हम लोग के सामान खरीदते हैं। कौन से सामान? भाई हम लोग हेलमेट बनाते हैं। बुलेट प्रूफ हेलमेट भारत में ही पहली बार बना। इंडिया का बुलेट प्रूफ जैकेट दुनिया में सबसे बेस्ट माना जाता है, और कानपुर के एक इंजीनियर हैं, उन्होंने बनाया था। और ये समझ लो कि बहुत जबरदस्त तरीके का हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट सबसे हल्का और सबसे किफायती है। ऐसे ही बहुत सारे छोटे मोटे उपकरण जो है, जो HAL बनाता है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, तो ये सब हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं इन देशों को, ठीक है। बहुत सारी गोलियां, बारूद, ये सब हैंड ग्रेनेड वगैरह भी हम लोग देते हैं। तो फ्रांस सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण का निर्यात करता है, और अमेरिका लॉकहीड मार्टिन और बोइंग जैसी कंपनियां जो है ये भारत में विमानों और हेलीकॉप्टर के पुर्जे खरीदते हैं। अगला, और आर्मेनिया जो है ये आर्टिलरी गन, पिनाका, मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर, ये सब खरीदता है भारत से। हाल ही में कहां पर भारत का पहला लेखक गांव खोला गया? भारत का पहला लेखक गांव ये देहरादून में खुला हुआ है। देहरादून कहां पर है? उत्तराखंड में है देहरादून। देखिए राइटर्स विलेज, इंडिया का पहला ये राइटर्स विलेज है जो डिक्लेयर किया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर के यहाँ पर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने इसका किया है उद्घाटन। ओके, अगला देखते हैं। हाल ही में किसने WTT फीडर कैलिग्यारी टेबल टेनिस टूर्नामेंट जीता हुआ है? तो इसको जीत लिया है दोस्तों भारत के यशस्विनी घोरपड़े और कृतिका रॉय ने। यशस्विनी घोरपड़े और कृतिका राय WTT फीडर में जीते हुए हैं। ये हैं कृतिका रॉय, है ना। इटली में ये आयोजन किया गया था। 3-1 से इन्होंने दक्षिण कोरिया की जोड़ी यू सिवू और किम ह्यून को हराया हुआ है। अगला, मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब किसने जीता है? तो देखो मिस ग्रैंड इंटरनेशनल ये है। वैसे मिस यूनिवर्स का भी अब अनाउंसमेंट हो चुका है इस साल का, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब जीत लिया है दोस्तों रचेल गुप्ता ने। किसने? रचेल गुप्ता ने जीता हुआ है। ये है रचेल गुप्ता, और इन्होंने मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का जीता है खिताब। पंजाब के जलंधर की रहने वाली हैं। बैंकॉक थाईलैंड में इनका मतलब आयोजन किया गया था इस चीज का। कर्मचारी आयोग चयन आयोग यानी SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जिसकी आप तैयारी करते हो, इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? इसके अध्यक्ष दोस्तों बना दिए गए हैं एस गोपाल कृष्णन। एस गोपाल कृष्णन, प्रीति सूदन ये आपको दिख रही हैं, इनको भी याद कर लो लगे हाथ। UPSC की ये चेयर पर्सन है, ठीक है ना। प्रीति सूदन मनोज सोनी की जगह पर आए हैं। तो फिलहाल एस गोपाल कृष्णन जो है ये अपॉइंट किए गए हैं चेयरमैन ऑफ द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि SSC के, जिसकी स्थापना 1975 में की गई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। राकेश रंजन जी की जगह पर आए हैं। L&T ने किस देश में परमाणु संलयन परियोजना के लिए ऑर्डर प्राप्त किया? L&T लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी, ये भारतीय कंपनी है, और इसने फ्रांस से एक बहुत बड़ा ऑर्डर अपना प्राप्त किया है, या कहें कि डील साइन करी हुई है। ये परमाणु संलयन को लेकर के है, न्यूक्लियर फ्यूजन को लेकर के एक बहुत बड़ा ये प्रोजेक्ट है जो L&T को मिला हुआ है। ये 1000 करोड़ से 2500 करोड़ तक के बीच में बताया जा रहा है डील, ठीक है। तो बहुत बड़ी मेगा डील है जो साइन हुई है। लार्सन एंड ट्रूबो की स्थापना 1946 में हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष हैं SN सुब्रमण्यम। अगला,
हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्याभ्यास वज्र प्रहार कहाँ आयोजित किया गया? तो वज्र प्रहार पिछली बार भारत में आयोजित हुआ था, इस बार नंबर किसका है? अमेरिका का। तो इस बार अमेरिका में आयोजित किया गया। वज्र प्रहार हुआ, युद्धाभ्यास हुआ, इसके अलावा हम लोग मालाबार में भी यूएस का साथ लेते हैं, मतलब यूएस के साथ होता है ना। इसके अलावा टाइगर ट्रायम्फ हुआ, रेड फ्लैग हुआ, कोप इंडिया हुआ, ये सब एक्सरसाइज हम लोग किसके साथ करते हैं? अमेरिका के साथ करते हैं। तो 2 नवंबर से 22 नवंबर तक अमेरिका के इडाहो में 15वां संस्करण ये आयोजित किया गया वज्र प्रहार का। याद रहेगा, ये सब भी याद रख लेना। अगला, आईजीबीसी से सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला प्राणी उद्यान कौन बन गया है? आईजीबीसी से सर्टिफिकेशन ये मिल गया है किसे? ये मिल गया है दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान को। ये है हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश का बखंडी है, बखंडी में स्थित है ये पर्यावरण अरण्य प्राणी उद्यान। ये भारत का पहला ऐसा चिड़ियाघर बन गया है जो आईजीबीसी से सर्टिफिकेट पाया है। आईजीबीसी क्या है जी? आईजीबीसी जो है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है, और इसके द्वारा सर्टिफिकेट उसे मिलता है जो समझ लो एक प्रकार से ग्रीन एनर्जी का यूज ज्यादा करता है, ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। तो यहाँ पर ये जो चिड़ियाघर है ना, ये भी क्या करता है कि अनुकूल बुनियादी ढांचे के लिए यहाँ पर्यावरण के अनुकूल सारी चीजें हैं, और ये ग्रीन उसको बढ़ावा दे रहा है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा, इसलिए इसे सर्टिफिकेट दिया गया है। 619 करोड़ में ये बनाया गया है। अगला, किसको फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया श्री श्री रविशंकर जी को। श्री श्री रविशंकर आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, और इनको फिजी ने अपने ऑनररी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी अवार्ड दिया है। श्री श्री रविशंकर जी आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक हैं। ये फाउंडेशन का नाम भी आप याद रखना, 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। देखो यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा रुक करके किसी एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि ये सारी चीजें आपको डेली करंट अफेयर में और वीकली करंट अफेयर में रिवाइज कराई गई है। ये रिवीजन पर्पज से होता है। कुछ लोग जो होते हैं जो केवल मंथली देखते हैं, तो उनके लिए थोड़ी देर में थोड़ा मेन मेन मतलब जो जो मुद्दा है ना वो बता ही देता हूँ। तो मेन मेन पॉइंट मैं सब बता दूंगा, लेकिन अगर आपको चाहिए थोड़ा और रुक करके और इत्मीनान से पढ़ने को, तो भाई डेली करंट अफेयर में आओ, और इत्मीनान से आपको पढ़ाऊंगा। 20 मिनट में केवल 10 क्वेश्चन आपको पढ़ाऊंगा बढ़िया से डिटेल में, ठीक है ना। चलिए, भारत के रक्षा सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो भारत के नए डिफेंस सेक्रेटरी होंगे कौन? राजेश कुमार सिंह। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। राकेश कुमार सिंह इज अपॉइंटेड एज डिफेंस सेक्रेटरी। गिरधर अरमाने की जगह पर ये स्थान लिए हुए हैं, ठीक है। अगला, इसरो ने कहां से अपना पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया? एनालॉग अंतरिक्ष मिशन इसरो का पहला था। ये उत्तराखंड के लद्दाख में करेंगे, उत्तराखंड में नहीं करेंगे, लद्दाख में करेंगे, ठीक है। लद्दाख में करेंगे, और किए हैं इसका, और नाम है इसका हैब 1। क्या नाम है? हैब 1 है। लेह लद्दाख में इसका लॉन्चिंग किया गया। क्यों लेह लद्दाख चुना गया? क्योंकि ये हाई एल्टीट्यूड पर है, काफी हाई ऊंचाई पर है। अब आप समझो 15,000 या 16,000 फीट वहां पर नॉर्मली है ऊंचाई। तो अगर यहाँ से करेंगे थोड़ा कम दिखेगा, वहां से करेंगे तो इतना ऊंचाई पर है ऑलरेडी वो, तो थोड़ा सा सहूलियत और मिल जाएगी और अच्छा दिखेगा, कह सकते हैं। और ये जो है ये अंतरिक्ष उड़ान केंद्र से एनालॉग अंतरिक्ष मिशन है, तो एक प्रकार से अंतरिक्ष में रहने की चुनौतियों का अध्ययन करने के लिए होगा कि अंतरिक्ष में कैसे रहा जा सकता है। बाली पद्दामी उत्सव कहाँ मनाया गया, किस राज्य में? तो बाली पद्दामी उत्सव जो है कर्नाटक में मनाया जाता है, कर्नाटक में। बाली पद्दामी ये भगवान श्री कृष्ण के वामन अवतार और महाराजा बाली की याद में मनाया जाता है, जब वो पृथ्वी पर आए थे, ठीक है ना। राजा बाली के पृथ्वी पर आगमन को लेकर के मनाया जाता है। दीपावली के टाइम पर ही ये भी होता है, ठीक है, आयोजन। एशियाई एकता को सुदृढ़ करने के लिए पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, ठीक है ना। नई दिल्ली में आयोजित हुआ 5 और 6 नवंबर को फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट आयोजित हुआ है। एशिया को सुदृढ़ बनाने में बुद्ध धर्म की भूमिका, ये इसकी थीम थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका उद्घाटन किया हुआ है। अगला, पीडीएफ आपको मिलेगी, पीडीएफ के लिए बिल्कुल चिंतित मत रहिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भी दे दी जाएगी 102 दिनों में, और पीडीएफ आपको एमजीटी ऐप पर भी मिल जाएगी, ठीक है। तो चाहे एमजीटी ऐप से डाउनलोड कर लेना, चाहे टेलीग्राम से। एमजीटी ऐप पर आपको क्विज भी इसकी मिल जाएगी, तो क्विज वगैरह भी आप डाउनलोड कर लिया करो, ठीक है। एआई तैयारी सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? एआई प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में। तो एआई रेडीनेस इंडेक्स या प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में भारत है किस स्थान पर? 72वें स्थान पर। एआई मतलब समझ रहे हो ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 72वें स्थान पर है। 2023 का डाटा लेकर के ये रेडीनेस इंडेक्स तैयार किया गया है।
इसमें टॉप पर है सिंगापुर, सेकंड पर डेनमार्क, थर्ड पर अमेरिका है। ओके, भारत 72वें पर है। भारत किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करेगा? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो आप कमेंट करके तब तक बताओ कि 2024 में किसे बुलाया गया था मुख्य अतिथि के रूप में? ये 2025 की बात है, जो 2025 में जनवरी में होगा, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह। तो उसमें बताइए भारत का चीफ गेस्ट कौन होगा? तो मुख्य अतिथि इस बार होने वाले हैं इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति। अभी इंडोनेशिया में चुनाव हुआ था, प्राबोवो सुबियांतो ये बने थे नए राष्ट्रपति, तो उन्हीं को बुलाया गया है। देखो, प्राबोवो सुबियांतो ये नए प्रेसिडेंट बने हुए हैं इंडोनेशिया के, और इनको अब इनवाइट किया गया है मुख्य अतिथि के रूप में। 2024 में किसे बुलाया गया था? तो जितने लोगों ने इमैनुअल मैक्रॉन का नाम बताया है सही है, बिल्कुल करेक्ट है। आपको मिलता है क्या? आपको मिलता है एमजेटी की तरफ से कोई भी एक पुरस्कार। अपने मन में सोच लो और लड्डू फोड़ लो। किस राज्य सरकार ने वन्य जीव में हमले करने के लिए लोगों के लिए मुआवजे की राशि को 8 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दिया? वन्य जीव से अगर कोई हमला हो जाता है और कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसके लिए मुआवजे की राशि जो 8 लाख मिला करती थी, वो बढ़ाकर अब 25 लाख कर दी गई है। ऐसा किया गया है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। जनरल टाइप की न्यूज़ है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन मानव हाथी संघर्ष, मानव और अन्य जानवरों से संघर्ष, काफी ज्यादा मामले आ रहे थे, इसको लेकर के यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। अगला, विश्व कृषि मंच WAF का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम, इसका महानिदेशक कौन होगा? तो इसकी महानिदेशक हैं डॉक्टर जैकलीन डी ओरोस ह्यूजेस। डॉक्टर जैकलीन डी ओरोस, ये आपको दिख रही हैं, तो इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है ना, वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम का नया महानिदेशक। अगला, ILO की 352वीं शासी निकाय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की 352वीं शासी निकाय की बैठक इसी के हेडक्वार्टर में की गई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है भाई? जिनेवा में। देखो, अब डायरेक्टली हेडक्वार्टर नहीं पूछा, क्योंकि उससे पता है हेडक्वार्टर सब लोग रट के बैठे हो ऑर्गेनाइजेशंस के, तो अब थोड़ा सा घुमा घुमा करके क्वेश्चंस पूछ सकता है कि अभी 352वीं शासी निकाय की बैठक कहाँ हुई। तो बैठक ILO अगर करेगा तो जनरली वो अपने वहां पर ही मुख्यालय में ही करता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, तो ये बात ध्यान रखना। अगला, ILO के बारे में अगर जानना चाहो तो ILO की स्थापना 1919 में हुई थी, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, और नाम नहीं लिखा गया, मैं लिख दे रहा हूँ, गिलबर्टो हैंगबो इसके अध्यक्ष हैं। गिलबर्टो हैंगबो इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है ना, महानिदेशक है, इनका नाम याद रखना, महानिदेशक। 187 देश इससे जुड़े हुए हैं। अगला, अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता? तो डोनाल्ड जे ट्रंप, इन्होंने जीत लिया है। किस पार्टी से है भाई? रिपब्लिकन पार्टी से हैं। रिपब्लिकन पार्टी से हैं ये, रिपब्लिकन पार्टी से हैं ये। और जो बाइडन डेमोक्रेट पार्टी से हैं, जो अभी तक डेमोक्रेट पार्टी से जो अभी तक हैं, वहां पर राष्ट्रपति कमला हैरिस इनके खिलाफ लड़ रही थी। इस बार जो बाइडन नहीं लड़ रहे थे, कमला हैरिस लड़ रही थी, ये भी डेमोक्रेट पार्टी से हैं, इनके खिलाफ लड़ रही थी, लेकिन ये हार गए। तो रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड जे ट्रंप जीत गए और बन गए 47वें प्रेसिडेंट। यहाँ पर मैंने वीडियो दी हुई थी, आप इसको देख भी सकते हो, पूरा चुनाव मैंने पूरा कवर किया था, लेकिन देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं सारा डाटा मेन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैंने लिख दिया है, आप यहाँ से रीड कर सकते हो। ठीक है ना, जैसे डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल होगा, इससे पहले वो 45वें प्रेसिडेंट रह चुके हैं, जब 2016 से 2020-21 तक रहे थे। फिर जो बाइडन आए 46वें प्रेसिडेंट के रूप में, अब 47वें के रूप में दोबारा वापसी की है डोनाल्ड ट्रंप ने। कमला हैरिस को हराया है इन्होंने, और 538 में से 276 इलेक्टर्स जीते। बहुमत के लिए 270 चाहिए था, लेकिन बाद में और मर्ज होते गए, तो अब इनके 316 से अधिक हो गए हैं इलेक्टर्स। ठीक है, तो ये अब ये मत सोच के चलना कि बस 276 ही हैं, वहां पर सब बाद में जुड़ते जाते हैं। दुनिया का सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश अमेरिका है, भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, और सबसे बड़ा लोकतांत्रिक एक दिन में चुनाव सबसे बड़ा कौन सा हुआ था किस देश में? तो इंडोनेशिया। बताना, एक दिन में सबसे ज्यादा लोगों ने वोटिंग किया था इंडोनेशिया में। भारत में 7 चरण में 8 चरण में होता है चुनाव, आप देखते ही हो। और लेकिन भारत सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, सबसे ज्यादा लोग वोट करते हैं भारत में, लगभग 80 से 90 करोड़ लोग वोट करते हैं। 80 से 84 करोड़ लोगों ने इस बार भी वोट दिया था। और सबसे पुराना अगर लोकतांत्रिक देश की बात की जाए तो अमेरिका है। ये कुछ स्टैटिक्स हैं, स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस हैं, इसको याद रखना। अगला, सुप्रीम कोर्ट के किस न्यायाधीश ने यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखने का फैसला लिया है?
इस पर भी मैंने आपको वीडियो दी थी। यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 जो है, इसकी संवैधानिक वैधता बरकरार रहेगी और ये 3 जजेस की बेंच ने, DY चंद्रचूड़, JB पारदीवाला और मनोज मिश्रा, इन 3 जजेस की बेंच ने ये फैसला सुनाया हुआ है। तो कि जो भाई मदरसा बोर्ड है, जिसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दिया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में गया मामला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये बिल्कुल असंवैधानिक नहीं है। अनुच्छेद 28 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, आपने पढ़ा भी होगा मौलिक अधिकारों में। फिलहाल इससे 16,000 से ज्यादा मदरसे जो हैं वो अब बचे रहेंगे और उसमें लाखों पढ़ रहे स्टूडेंट जो हैं उनकी भी शिक्षा चलती रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। ओके, अगला, बस ये डिग्री नहीं दे सकते, लेकिन ये बात ध्यान रहे, सुप्रीम कोर्ट ने ये चीजें भी पॉइंट आउट की हुई है कि इनकी डिग्री वैलिड नहीं होगी, बेसिक एजुकेशन तक वैलिड है। अगला, विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किसने जीता है? विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब जीत लिया है मनदीप जांगड़ा ने। मनदीप जांगड़ा आपको यहाँ पर दिख रहे हैं और ये कोनोर मैकिंटोस को हरा करके जीत गए हैं। आइलैंड में आयोजित, कैमन आइलैंड में आयोजित किया गया था। अगला, ये वैसे अर्जुन पुरस्कार भी जीत चुके हैं 2015 में। अगला, अच्छा एक और जरूरी बात देखो, सामान्य विज्ञान की ई बुक जो है ना, ये 20 रुपए में कर दी गई थी। तो आप लोग की डिमांड पे, क्योंकि मंथली वाले भी कुछ स्टूडेंट्स हैं वो केवल मंथली ही देते हैं, तो उनके लिए भी ये मौका दिया जाना चाहिए। मैंने कहा कि चलो मंथली वालों के लिए भी एक दिन के लिए और बढ़ा दिया जा रहा है, लेकिन जब ये मंथली अपलोड होगी जिस दिन, तो उसी दिन के लिए ये है कि एक दिन के लिए और ये बढ़ाया गया है कि आप साइंस की ये जो ई बुक है, रेलवे स्पेशल साइंस की, जिसमें 1100 प्लस क्वेश्चन हैं आपके, ALP लोको पायलट, अगर आपको लगता है कि साइंस में आप स्कोर नहीं बढ़ा पा रहे हो, थोड़ा सा लास्ट टाइम पर बूस्ट अप मिल जाए, आपके लोको पायलट के एग्जाम्स, JEE के एग्जाम्स वगैरह लगे हुए हैं, तो आप ये बुक ट्राई करो, आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे आपके मॉक टेस्ट वगैरह में। आप ये ई बुक आज के लिए 20 रुपए में प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि मैंने डेली करंट अफेयर वालों और वीकली वालों को दिया था, तो आपको भी देना बनता है। आप लोग भी इसे जरूर एक बार अवेल करके देखो। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने विश्व के पहले लकड़ी के उपग्रह का परीक्षण किया? कहाँ से मिलेगा? MZT ऐप से मिलेगा, MZT ऐप से ही मिलेगा ये बुक, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत आएगी तो वहीं व्हाट्सएप का नंबर है, बात कर लेना। विश्व के पहले लकड़ी के उपग्रह का परीक्षण किसने किया है? तो जापान ने किया हुआ है। आज से कुछ महीनों पहले भी मैंने आपको बताया था कि ये इस पर काम कर रहा है जापान, और जापान अब इसका परीक्षण भी कर चुका है, सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है वुडन सैटेलाइट। तो लकड़ी का ये उपग्रह है। लकड़ी का उपग्रह फायदा भी है। क्या फायदा है कि भाई जब तक यूज में आना हो यूज करो, उसके बाद वहीं पर जला करके खत्म कर दो, कोई अंतरिक्ष कचरा नहीं स्टोर हो पाएगा, वरना बाकी जो सैटेलाइट्स हैं वो वहीं पर अंतरिक्ष कचरा बन करके रह जाते हैं। तो यहाँ पर ये मैग्लोनिया वृक्ष का है, जापानी होनोकी से आता है, ये एक तरह का वृक्ष है। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, और ये बनेगा क्वेश्चन तो आ करके हमको बधाई दे देना, धन्यवाद दे देना, जो भी मन होगा वो दे देना, क्योंकि ये लाइन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको याद कर लो, किस वृक्ष के से, किस लकड़ी से बनाया गया है ये सैटेलाइट, ये पूछा जाएगा आपसे, ठीक है ना। अगला, मुख्यमंत्री ने संविधान की 8वीं अनुसूची में हो भाषा को शामिल करने की मांग की है। किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं ये? तो ये हैं असम के मुख्यमंत्री। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंता बिस्वा शर्मा। इन्होंने कहा है ये कि भाई हो लैंग्वेज जो है, इसके बोलने वाले बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो हो लैंग्वेज को 8वीं अनुसूची में क्यों ना शामिल कर दिया जाए। 8वीं अनुसूची क्या है भाई साहब? देखो, भारतीय संविधान में कुछ चीजों के लिए लिस्ट अलग कर दिया गया है। कुछ चीज़ों, जो लिस्टेड वाली चीज़ें थी, जिनको लेकर के रेफरेंस देना ये लगा कि इनको अलग से समझाया जाए, तो उसकी एक अलग से पुस्तिका बना दी गई, 4 पन्ना ऐड कर दिया गया एक प्रकार से कहें, तो वो अनुसूचियां रही। 8 अनुसूचियां शुरुआत में थी, बाद में 4 और जुड़ी, अब 12 अनुसूचियां हैं संविधान में। 8वीं अनुसूची जो उसमें पड़ती है, उसमें भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें 22 भाषाएं टोटल अभी आज के टाइम पर हैं, एक्सेप्ट इंग्लिश। इंग्लिश नहीं है इसमें, अंग्रेजी नहीं है, और इसी 22 भाषाओं की लिस्ट में यहाँ पर जोड़ने की बात हो रही, किसको? हो लैंग्वेज को, ठीक है। हो भाषा जो है ये एक प्रकार से मुंडा भाषा है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में मुख्य रूप से लगभग 2.5 मिलियन लोग इसको बोलते थे। तो हो लैंग्वेज भाषा को शामिल करने की मांग उठी हुई है। मुंडा, कोल्हा, कोल आदिवासी ये समुदाय द्वारा बोली जाती है। बाकी 22 भाषाएं कौन सी हैं, ये आपको आपके सामने लिस्ट दिख रही है, और इत्मीनान से आप लोग रुक करके पढ़ लेना। कंटेंट मैंने पूरा दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख लो कब कब कौन कौन सी लैंग्वेज जोड़ी गई, ये भी यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अगला, हाल ही में टाइफून कांगरे, इन्होंने कहाँ पर तबाही मचाई भाई? टाइफून कांगरे ये कौन है? ये तूफान का नाम है। टाइफून कांगरे जो है ये ताइवान में तबाही मचाई है।
देखो जब टाइफून आए नाम तो आप समझिएगा ताइवान, चीन, जापान, इन सब जगहों की बात हो रही है। जब हैरिकेन की बात आएगी तो आप समझिएगा अमेरिका, फ्लोरिडा, मैक्सिको, इन सब जगहों की बात हो रही है। जब यही चक्रवाती तूफान या साइक्लोन की बात है तो मतलब अपने यहाँ की बात हो रही है। तो कांग्रेस जो है ये आया हुआ है ताइवान में। ताइवान में इससे पहले भी अभी दो आए थे, एक कानून आया था टाइफून कानून और टाइफून क्रंथॉन। प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इन्हें अन्य किस नाम से जाना जाता है? बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोक गायिका छठ के गीतों के रूप में ये गायिका के रूप में प्रसिद्ध थी शारदा सिन्हा जी, और इनका निधन हो गया है। ये बिहार कोकिला के नाम से जानी जाती थी। बहुत ही फेमस पर्सनालिटी। आप समझो कि और इतना भगवान की कृपा भी देखो छठी मैया की कि छठी के दिन ही इनका निधन हुआ। और लास्ट टाइम पर वो वेंटिलेटर वाला आपने वीडियो भी देखा होगा, वेंटिलेटर पर भी ये थी उस टाइम पर। इनके सामने इनकी लास्ट इच्छा भी यही थी जैसे कि ये छठ मैया की गीत गाते हुए अपने प्राण त्यागी हैं। फिलहाल इनका निधन हो गया है और ये बहुत सारी फिल्मों में भी ये गाने गा चुकी हैं। गिरमिटिया मजदूरों के जीवन के बारे में भी गीत गाई हैं। छठ पूजा के इनके गीत तो मतलब फेमस ही हैं। 1991 में इनको पद्मश्री मिल चुका है, भारत का चौथा नागरिक सम्मान। 2000 में संगीत नाटक अकादमी, 2018 में पद्म भूषण तीसरा नागरिक सम्मान मिल चुका है। इसके अलावा भी और भी पुरस्कार मिल चुके हैं, जैसे बिहार कोकिला की उपाधि मिली है, देवी अहिल्या बाई सम्मान मध्य प्रदेश सरकार ने दिया है, और इनको भिखारी ठाकुर पुरस्कार, बिहार गौरव सम्मान, बिहार रत्न सम्मान, मिथिला विभूति सम्मान, बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। ये शारदा सिन्हा थी। अगला, भारत सरकार ने भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मेधावी छात्रों को ऋण प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर भी मैंने आपको वीडियो दी थी। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना वो है जिसके तहत विद्यार्थियों को, छात्रों को 10 लाख रुपए तक का बिना किसी गारंटी के लोन मिल सकेगा अगर वो स्टूडेंट हायर स्टडी करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ऐसे स्टूडेंट्स को, लेकिन कंडीशन ये है कि उनकी वार्षिक जो पारिवारिक आय हो वो 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। परिवार की आय 8 लाख से कम हो और 10 लाख रुपए तक का ऋण वो ले सकते हैं। 2024-25 से लेकर 2030-31 तक की अवधि के लिए ये चीजें शुरू की गई है। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना, प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना के तहत अगर आप एनरोल हो तो आप जो है अप्लाई कर सकते हो। 3% ब्याज सहायता भी प्रदान की जाएगी, मतलब जितना भी इंटरेस्ट लगता होगा जनरली उससे 3% कम इंटरेस्ट लगेगा। भारतीय नौसेना ने महासागर शिखर सम्मेलन के कौन से संस्करण का आयोजन किया? महासागर शिखर सम्मेलन, तो इसके कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? इसका अभी ये तीसरा संस्करण आयोजित किया गया है। यहाँ पर देखिए, नेवी होस्ट थर्ड महासागर समिट ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी को। महासागर है ये। महासागर का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है मैरीटाइम हेड्स फॉर एक्टिव सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन। ओके, तो ये 10 देशों की नौसेना और समुद्री एजेंसियों के प्रमुख के बीच में ये है। स्विट्जरलैंड का बुर्का प्रतिबंध कब से लागू किया जाएगा? स्विट्जरलैंड ने एक बड़ा नियम लगाया है अपने देश में। इन्होंने कहा है कि 1 जनवरी 2025 से, मतलब नए के साल से बुर्का प्रतिबंध ये लगा देंगे। यानी वहां पर पब्लिक प्लेसेस में कोई भी बुर्का पहनकर नहीं जा सकेंगी, कोई भी महिलाएं और कोई भी पुरुष, है ना, कभी कभी पुरुष भी पहन लेते हैं। फिलहाल तो यहाँ पर पब्लिक स्थान पर, सार्वजनिक स्थान पर चेहरा ढकने वाली प्रथा बंद होगी। नवंबर 2040 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का पासपोर्ट किस स्थान पर है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का पासपोर्ट आ गया है 83वें स्थान पर। 82वें पर था, एक स्थान और गिरा, 83वें पर आ गया है। यहाँ पर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स वीजा फ्री एक्सेस देशों को देख करके रैंक जारी करता है। जैसे सिंगापुर है तो यहाँ 195 देशों में वीजा फ्री एक्सेस रखता है, इसलिए टॉप पर है। सेकंड पर इटली, जापान, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस है। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फिनलैंड, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड ये सब तीसरे पर हैं। भारत है 83वें स्थान पर, 83rd पोजीशन पर। भारत का वीजा एक्सेस फ्री कितना है? 58 देशों में, मतलब 58 देश में जाने के लिए आपको वीजा नहीं बनवाना पड़ेगा। ब्राजील ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता है? ब्राजील ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है मैक्स वर्स्टैपेन ने। यही भाई जीतते हैं बार बार। तो मैक्स वर्स्टैपेन जो है ये रेडबुल के खिलाड़ी हैं और नीदरलैंड के रहने वाले हैं। इन्होंने ही इस साल की सबसे ज्यादा ग्रैंड प्रिक्स भी जीते हुए हैं। ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 की रेस है। चर्चित पुस्तक फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, इसको किसने लिखा है? इस पुस्तक को लिखा है साथियों श्री राम चौलिया ने। श्री राम चौलिया की ये पुस्तक है और इन्होंने ये लिखा है फ्रेंड्स इंडियाज स्ट्रेटेजिक क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर।
इनकी और पुस्तकें आ चुकी हैं, क्रंच टाइम, मोदी डॉक्ट्रिन, ये सब। अक्टूबर मंथ की देखो ई बुक आ चुकी है हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में, हर एक महीने की ई बुक आती है, आप जानते हो। तो अक्टूबर मंथ की जिनको जिनको ई बुक लेना है वो ले सकते हैं। बाकी 6 महीने 9 महीने इन सब की भी ई बुक अवेलेबल है, ये सब आपको एमजेटी ऐप पर मिलेगी बहुत ही किफ़ायती दामों में। आप एमजेटी ऐप पर जाओ और इन सबको देख लो। कोई 1 महीने की पहले लेकर के देखो, अगर अभी तक नहीं लिए हो एमजेटी की बुक तो 1 महीने की लेकर देखोगे, पढ़ोगे, अच्छा लगेगा कंटेंट, तब दूसरे महीने की या बाकी महीनों की आप ले सकते हो। किस देश ने भारतीय आगंतुकों के लिए त्वरित वीजा प्रणाली शुरू की? तो भारतीय आगंतुकों के लिए त्वरित वीजा प्रक्रिया शुरू किया है दक्षिण अफ्रीका ने। साउथ अफ्रीका ने कहा है कि भारतीयों के लिए क्विकली वीजा अप्रूवल सिस्टम शुरू करेंगे, जिससे इनके यहाँ टूरिज्म को बढ़ावा मिले, है ना। तो क्विकली मतलब ये वीजा फ्री एक्सेस तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि भैया आपका वीजा अप्रूवल बड़ी जल्दी हो जाएगा, भारतीय अगर हो तो। यूएस की सेकंड लेडी बनने वाली भारतवंशी महिला कौन बन गई हैं? सेकंड लेडी कौन होगी? फर्स्ट लेडी कौन होती है? राष्ट्रपति की पत्नी। सेकंड लेडी कौन होंगी? उपराष्ट्रपति की पत्नी। तो उपराष्ट्रपति की पत्नी बनने वाली हैं उषा वेंस। तो भाई उपराष्ट्रपति कौन बनेंगे? उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं जेडी वेंस। जेडी वेंस उपराष्ट्रपति होंगे और उनकी पत्नी होंगी उषा वेंस, जो कि भारतीय मूल की हैं, और ये बन जाएंगी पहली भारतवंशी महिला, है ना। हालांकि पिछली बार उपराष्ट्रपति बनी थी वो भी भारतवंशी थी, कमला हैरिस। नवंबर 2024 में कितने दिवसीय त्रिसेवा सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार शुरू किया गया? कितने दिनों का पूर्वी प्रहार हुआ? तो ये 10 दिनों का पूर्वी प्रहार हुआ। पूर्वी प्रहार जो है ये इंडिया चाइना बॉर्डर पर हुआ आयोजित, ठीक है ना, इंडिया चाइना बॉर्डर पर, और पूर्वी सीमा पर देखो सभी 3 सेवाओं की तैयारी का परीक्षण करना इसका उद्देश्य था। तो भारत और चीन के बीच का बॉर्डर जो है 3 सेक्टर में बटा हुआ है, आपको डेली करंट अफेयर में बहुत इत्मीनान से समझाया था मैंने, है ना। पश्चिम सेक्टर, मध्य सेक्टर और पूर्वी सेक्टर है। टोटल भारत चीन के बीच में 3500 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है, जिसे LAC कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। भारत के किस राज्य में भूटान बॉर्डर पर तीसरे देश के लिए इमिग्रेशन चेकपोस्ट की शुरुआत हुई? तो भारत के राज्य असम में भूटान बॉर्डर पर कोई तीसरे देश का कोई अगर व्यक्ति घुसता है तो उसके लिए इमिग्रेशन चेकपोस्ट की शुरुआत की गई है। इमिग्रेशन बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है ना, अमेरिका में भी इतना बड़ा मुद्दा था और यहाँ पर भी अब धीरे धीरे हो ही रहा है। तो इमिग्रेशन चेकपोस्ट की शुरुआत हुई असम के दरांग में। अगला, नवंबर 2024 में किसको तीसरे रोहिणी नैयर पुरस्कार सम्मानित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोहिणी नैयर पुरस्कार इस बार किसे मिल रहा है? अनिल प्रधान को मिल रहा है इस बार। देखिए 28 साल के उड़ीसा इंजीनियर हैं अनिल प्रधान, और ये तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार पाएंगे। 10 लाख की नगद राशि मिलेगी, एक ट्रॉफी, एक सर्टिफिकेट मिलेगा। ये यंग टिंकर फाउंडेशन के को फाउंडर हैं। अगला, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने किस यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे के मामले में 1967 के फैसले को खारिज कर दिया है? तो सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अभी 1967 के फैसले को खारिज किया है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फैसले को। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है इसमें 1967 में एक फैसला आया था जिसमें इसका अल्पसंख्यक का दर्जा रद्द कर दिया गया था। इस पर कई सुनवाइयां हुई, कई बार बेंच बैठी, लेकिन अभी जो ये है ये फैसला आया है, ये 7 जजेस की बेंच फैसला आया है, 4-3 के उससे सुनाया गया है, ठीक है। तो इसमें DY चंद्रचूड़ साहब जो कि भारत के चीफ जस्टिस थे अभी तक, ये अब रिटायर हो गए हैं 10 नवंबर को, इन्होंने यहाँ पर ये फैसला सुनाया है, ठीक है। अनुच्छेद 30 के तहत भारत में कोई अल्पसंख्यक अपने शैक्षणिक स्थानों की स्थापना कर सकता है, क्योंकि शिक्षा तथा संस्कृत संबंधी अधिकार आता है ना। अगला, किस देश ने नवंबर 2024 में अपना दूसरा उपग्रह जिमसैट-2 लॉन्च किया है? तो जिमसैट-2 इसे लॉन्च किया है दोस्तों जिम्बाब्वे ने। जिमसैट-1 जिम्बाब्वे ने लॉन्च किया था रूस की मदद से 2022 वगैरह में, और अब जिमसैट-2 लॉन्च किया है रसिया की ही मदद से जिम्बाब्वे ने, ठीक है। तो वोस्तोनची कस्मोड्रोम रूस से लॉन्च किया गया है। अगला, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार अर्जुन एरोगेसी जो है विश्व शतरंज रैंकिंग में किस स्थान पहुंच गए हैं? ये पहुंच गए हैं दूसरे स्थान पर। मैग्नस कार्लसन के बाद इनका दूसरा नंबर आया हुआ है। ये आपको दिख रहे हैं 54वें ग्रैंड मास्टर हैं भारत के, और टॉप पर मैग्नस कार्लसन है 2831 पॉइंट के साथ। अगर टॉप पर महिला की बात करें तो ये यीफान होऊ हैं। अगर टॉप जूनियर्स में बात करें तो गुकेश डी हैं, डी गुकेश। गर्ल्स में टॉप पर बात करें तो दिव्या देशमुख हैं।
दूसरे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? इसका उद्घाटन किया है जनरल अनिल चौहान ने, जो कि भारत के CDS हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। तो इन्होंने इसका उद्घाटन किया हुआ है। ठीक है, अगला, फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार फिक्की के नए अध्यक्ष बना दिए गए हैं हर्षवर्धन अग्रवाल जी। हर्षवर्धन अग्रवाल, ये आपको दिख रहे हैं, ये फिक्की के इस साल के लिए अब प्रेसिडेंट होंगे। हर साल के लिए नियुक्त किया जाता है ना। ये इमामी लिमिटेड के उपाध्यक्ष और MD हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अभी अध्यक्ष होंगे, जिसका स्थापना 1927 में किया गया था। ये इसके अध्यक्ष होंगे। अगला, FIH वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता? तो हरमनप्रीत सिंह, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान, इन्होंने FIH का बेस्ट हॉकी प्लेयर का अवार्ड जीत लिया है। साथ ही साथ में जो प्री सीरीजेस हैं, इनको भी ये अवार्ड मिला है। कौन सा? बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड मिला है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख जाएगा, हरमनप्रीत को सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का मिला हुआ है और प्री सीरीजेस का नाम नहीं लिखा गया है। चलिए मैं बता दे रहा हूँ, आप ऐसे जान लो, यहाँ पर लिखा हुआ है सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का PR सीरीजेस को मिला है। अगला, अगला है, नवंबर 2024 में किस राज्य ने अपने पहले डिजिटल जनसंख्या घड़ी का शुभारंभ किया है? तो कर्नाटक ने अपना पहला डिजिटल जनसंख्या घड़ी या कहें डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक का उद्घाटन किया हुआ है, जिसमें पूरे देश की भी जनसंख्या दिखाई दी जाएगी और वहाँ की राज्य की, कर्नाटक राज्य की भी जनसंख्या यहाँ पर शो करेगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट डिजिटल वॉच होगी। अगला, आंध्र प्रदेश सरकार ने किन दो शहरों के बीच राज्य की पहली सी प्लेन सर्विस शुरू की? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने श्रीसैलम से लेकर विजयवाड़ा के बीच में, दो शहरों के बीच में राज्य की पहली सी प्लेन सर्विस शुरू की हुई है। तो चंद्रबाबू नायडू जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने ये सेवा शुरू की है। गुजरात ने सबसे पहले शुरू किया था भारत की पहली सी प्लेन सेवा 2020 में। आंध्र प्रदेश दूसरा बन गया है। IBSF विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो किसने जीता है? पंकज अडवाणी, वन एंड ओनली। विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप एक बार फिर से इन्होंने जीत लिया हुआ है। 28वां टाइटल इन्होंने जीता हुआ है विश्व बिलियर्ड का। इससे पहले ये लगातार 7वां खिताब ये जीत रहे हैं। इससे पहले अभी कुछ दिन पहले ही एशियाई बिलियर्ड चैंपियनशिप भी मैंने आपको बताया था, ये भी ये जीते थे। पद्मश्री से सम्मानित किए जा चुके हैं, पद्म भूषण से सम्मानित किए जा चुके हैं, अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है, खेल रत्न भी मिल चुका है। अगला, COP29 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, COP29, देखो जहां जहां स्टार लगा दूं समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से पढ़कर जाना। COP29 शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? बाकू अजरबैजान में। कहाँ पर हो रहा है? बाकू अजरबैजान में, है ना। और यहीं पर COP16 भी याद कर लेना साथ ही साथ में। COP16 कहाँ हो रहा है? कैली में। कैली में हुआ, कोलंबिया में। कोलंबिया, कैली में। अब आप कहोगे ये क्या मतलब हुआ, एक ही साल दोनों हुआ क्या? हाँ बिल्कुल हुआ, 2024 में ही ये दोनों हुआ है। ये COP16 जो है, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 2000 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 16वां संस्करण है ना। COP का मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज और 16 का मतलब ये संस्करण है। तो ये 16वां संस्करण, लेकिन किसका है ये बायोडाइवर्सिटी के लिए है। किसके लिए है? बायोडाइवर्सिटी के लिए है। ठीक है, जैव विविधता के लिए है। ये जो COP29 चल रहा है, इसका मतलब COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज किसका, कौन सा संस्करण? 29वां संस्करण। तो ये किसके लिए है? ये क्लाइमेट चेंज के लिए है। किसके लिए? क्लाइमेट चेंज के लिए है। तो क्लाइमेट चेंज वाला जो है वो 29वां संस्करण चल रहा है और बायोडाइवर्सिटी वाला जो है वो 16वां संस्करण अभी चल रहा है। ठीक है, 2024 का दोनों है। तो ये बाकू अजरबैजान में अभी COP29 आयोजित किया गया है यूनाइटेड नेशन का क्लाइमेट चेंज के लिए। याद रहेगा, याद रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पिछली बार कहाँ हुआ था? पिछली बार UAE में हुआ था, UAE में, दुबई में हुआ था। अगला, किस कंपनी को विश्व के सबसे अस्थाई एल्युमिनियम कंपनी का, सबसे सस्टेनेबल एल्युमिनियम कंपनी का अवार्ड मिला? तो ये मिला है हिंडाल्को को, हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी को विश्व के सबसे सस्टेनेबल एल्युमिनियम कंपनी का अवार्ड मिला हुआ है S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट के द्वारा। इसके अध्यक्ष हैं कुमार मंगलम बिरला। अगला, अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का उद्घाटन किसने किया? अंतरिक्ष अभ्यास, स्पेस का अभ्यास, वही भारत का स्पेस अभ्यास बहुत तेजी से बढ़ रहा है। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS अनिल चौहान जी इसका उद्घाटन किए हुए हैं। ठीक है, अंतरिक्ष अभ्यास 11 से 13 नवंबर तक आयोजित हुआ। WTA फाइनल में एकल का खिताब किसने जीता? WTA यानी कि विमेंस टेनिस एसोसिएशन, इसको जीत लिया है कोको गॉफ ने। कोको गॉफ अमेरिका की ये टेनिस खिलाड़ी हैं, मशहूर टेनिस खिलाड़ी हैं, वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 3 है इनकी। इन्होंने ये जीत लिया हुआ है।
20 वर्षीय कोको गॉफ रूस की मारिया सारापोवा के बाद WTA का फाइनल जीतने वाली सबसे कम उम्र की दूसरी बन गई हैं, ठीक है, महिला खिलाड़ी। बिले जीन किंग ट्रॉफी ये दी जाती है WTA का जीतने के बाद। टॉप पर रैंकिंग पर आर्याना सेबलेंका है, दूसरे पर कौन है, इगा स्वितेक पोलैंड की। और युगल वाले में गैब्रियाला डोवस्की और एरिन राउटलिफ ने जीता है। WTA महिलाओं के लिए होता है, ATP जो होता है ये पुरुषों के लिए होता है, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। ऑस्ट्रेलिया ने किसको देश का पहला गुलामी विरोधी आयुक्त नियुक्त किया? देश का पहला गुलामी विरोधी आयुक्त, ये क्रिस इवांस को नियुक्त किया गया है। पहला ऐसा एंटी स्लेवरी कमिश्नर नियुक्त किया है ऑस्ट्रेलिया ने, है ना। पूर्व सीनेटर रहे हैं, मानवाधिकार अधिकारी हैं, इनको नियुक्त किया है। नवंबर 2024 में योगी आदित्यनाथ जी ने कहां पर उत्तर प्रदेश की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत करी? तो इसकी शुरुआत लखनऊ में की गई है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस की हरी झंडी दिखाई गई है। 65% यात्री बैठ सकते हैं और इसमें UPI पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए 10% की छूट भी दी गई है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा विमोचित पुस्तक माँ मदर किसके द्वारा लिखी गई है? माँ मदर ये पुस्तक लिखा है दोस्तों किसने? देवेंद्र कुमार धोड़ावत ने। देवेंद्र कुमार धोड़ावत की पुस्तक है माँ मदर, है ना। तो ये पुस्तक अभी केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उद्घाटन किया है। चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स का खिताब किसने जीता है? चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स जीत लिया है अरविंद चिदम्बरम ने। अरविंद चिदम्बरम ने। फटाफट से हम लोग कवर करते हैं ना, फटाफट से चलते रहो। अमेरिकी ग्रैंड मास्टर का ये खिताब जीते हैं। 2 प्रकार की श्रेणियां होती हैं इसमें, एक मास्टर्स का, एक चैलेंजर्स का। तो ये मास्टर्स का जीते हुए हैं, चैलेंजर्स का V प्रणव ने जीता है, ठीक है, दोनों याद रखना। किस उपन्यास को 2024 का बुकर पुरस्कार दिया गया? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुकर पुरस्कार 2024 का किसे मिला है? ऑर्बिटल पुस्तक को मिला है। और ऑर्बिटल पुस्तक के लिए किस लेखक को मिला है? तो ये सामंथा हार्वे को मिला है। किसे? सामंथा हार्वे को मिला हुआ है, ठीक है ना। सामंथा हार्वे को मिला हुआ है। ऑर्बिटल उपन्यास इन्होंने लिखा है इसलिए मिला है। 50,000 यूरो की पुरस्कार राशि इनको मिली हुई है। 3 भारतीय पुरस्कार विजेता भी हैं, जिनमें गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए अरुंधति रॉय को मिल चुका है 1997 में। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन बना हुआ है, याद करके जाना, ये पूछा जाएगा। किरण देसाई 2006 में और अरविंद अडिगा 2008 में जीते हुए थे, भारतीय हैं ये। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार अलग होता है, बुकर पुरस्कार अलग होता है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है ये 2004 से शुरू हुआ था और इसको एकमात्र भारतीय गीतांजलि श्री ने जीता है, जो 2022 में जीती थी। मैंने बताया था आपको, टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए जीती थी। ये भी क्वेश्चन कई बार बना है और आगे भी बनेगा। अगला, हाल ही में किस अभिनेता को थाईलैंड के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो थाईलैंड टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए उसके ब्रांड एम्बेसडर होंगे सोनू सूद। अभिनेता सोनू सूद थाईलैंड के ब्रांड एम्बेसडर होंगे, ठीक है। थाईलैंड ने ही, अभी आपको याद होगा ना, भारतीयों के लिए अनलिमिटेड टाइम के लिए वीजा कर दिया है, कि मतलब एक प्रकार से अनिश्चित काल तक इनका वीजा है, सबका वीजा फ्री एक्सेस है। नवंबर 2024 में किसको भारतीय तेल निगम यानी IOCL का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसके नए अध्यक्ष अब कौन बना दिए गए हैं? ये बना दिए गए हैं अरविंद सिंह साहनी। कौन? अरविंद सिंह साहनी जो है ये नियुक्त किए गए हैं, ठीक है, ये हैं, आपको दिख रहे हैं। और श्रीकांत माधव वैद्य के स्थान पर आएंगे। IOCL एक महारत्न कंपनी है, महानिदेशक इसके ये होंगे और स्थापना 1959 में हुई थी। 16 से 21 नवंबर के बीच भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी किस देश की यात्रा पर होंगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस महीने का। तो 3 देशों की यात्रा पर PM मोदी गए हुए हैं, ब्राजील, नाइजीरिया और गुयाना, जहां पर उनको नाइजीरिया का और डोमिनिक गणराज्य का, 2 राज्यों का अभी, 2 देशों का अभी इनको नागरिक सम्मान मिल चुका है। अभी गुयाना जाने वाले हैं। आज के टाइम पर G20 समिट को अटेंड करने ब्राजील गए हुए हैं और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो गुयाना जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर भी इनको अवार्ड मिले। अगर कोई अवार्ड मिलता है तो मैं आपको डेली करंट अफेयर में बताऊंगा ही। फिलहाल ये 16 से 21 नवंबर तक 3 देशों की यात्रा पर हैं, जिसमें 18 से 19 नवंबर तक ये रियो डी जेनेरियो में होंगे G20 में, और नाइजीरिया की यात्रा 16 से 17 नवंबर तक करेंगे। इसके अलावा 1968 के बाद ये गुयाना की यात्रा पर जाएंगे। अगला, विदेश सचिव विक्रम मिस्री का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? विक्रम मिस्री, इनका कार्यकाल अब 2026-14 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री नियुक्त किए गए विनय मोहन क्वात्रा की जगह पर। आपको याद होगा विनय मोहन क्वात्रा को अमेरिका में राजदूत नियुक्त कर दिया गया भारत का, और विक्रम मिस्री को यहाँ विदेश सचिव नियुक्त कर दिया गया था। अभी इनका कार्यकाल 30 नवंबर को समाप्त होने वाला था, लेकिन अब बढ़ा दिया गया है।
अब इस महीने के अभी तक आए हुए महत्वपूर्ण दिवस ये रहे आपके सामने, मैं आपको इनके साथ छोड़े जा रहा हूँ। कुछ और भी पॉइंट्स जो हैं रिवीजन वाले वो मैं आपको दिए जा रहा हूँ, ये सब आप यहाँ से रिवाइज कर लेना। ये आपका ये बाकी चीज़ें हैं। मिस यूनिवर्स का खिताब याद रखना, ये वाला मैंने आपसे कहा था ना, लास्ट में बताऊंगा। विक्टोरिया कजोर थीलविग ये जीती हुई हैं, ठीक है। हालांकि 15 नवंबर के बाद जीती हैं, इसलिए यहाँ लिस्ट में आपको दिया जा रहा है, क्वेश्चन नहीं दिया जा रहा है। डेनमार्क की रहने वाली हैं, ये बात ध्यान रखना। कहाँ की हैं ये? डेनमार्क की हैं। ओके, आगे पीएम मोदी को मिले पुरस्कार। ये सब जो कंटेंट है ना, जबरदस्त कंटेंट है, आपको ऐसे मिलेंगे नहीं कहीं फ्री पे। यहाँ फ्री में कंटेंट दिया जा रहा है, आप इसको लो, अच्छे से पढ़ो, तैयार करो। पीडीएफ भी आपको दी जाती है टेलीग्राम एमजेटी ऐप पर, उसको भी लो और लाइक कर दिया करो यार। कम से कम जितने व्यू हैं उतने लाइक तो होने ही चाहिए। यहाँ पर प्रमुख निधन है, प्रमुख निधन भी आप तैयार कर सकते हो। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, ये पीडीएफ में आपको मैं दे दूंगा लिंक करके, आप इसको पढ़ लेना। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। एनटीपीसी बैच ज्वाइन कर लो आप, अर्जुन बैच में आपका पढ़ाया जा रहा है। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।